सोचिए, हमारी गाड़ियों का ईंधन, घरों की गर्माहट और यहाँ तक कि हमारे चारों तरफ मौजूद प्लास्टिक, ये सब आखिर आता कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है धरती की कुछ सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जगहों से। आज हम इसी काले सोने यानी क्रूड ऑयल के उस सफर पर निकलेंगे जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर हम इसके स्केल की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, कई हजार करोड़ रुपए। समुंदर के बीचों बीच सिर्फ एक अकेला ऑफशोर प्लेटफॉर्म खड़ा करने में इतना भारी भरकम निवेश लग सकता है। मतलब ये कोई आम मशीनें नहीं है, ये अपने आप में पूरे के पूरे तैरते हुए शहर हैं। और इन स्ट्रक्चर्स की मजबूती, वो तो बस इमेजिनेशन से ही बाहर है। समंदर के बीचों बीच जहां प्रकृति अपने सबसे भयंकर रूप में होती है, इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये 30-30 मीटर यानी लगभग 100 फीट ऊंची खूंखार लहरों और कैटेगरी 5 के विनाशकारी तूफानों का भी डंटकर सामना कर सकें, वो भी बिना अपनी जगह से 1 इंच हिले। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम समंदर की गहराई में उतरेंगे। हम मेगा प्लेटफॉर्म से लेकर हजारों मीटर नीचे चट्टानों की ड्रिलिंग, फिर तेल को निकालने और उससे अलग करने की प्रोसेस, और अंत में उन विशाल तैरते गोदामों से होते हुए मेगा टैंकर्स की लोडिंग तक का पूरा रास्ता तय करेंगे। शुरुआत करते हैं उन विशाल ऑफशोर प्लेटफॉर्म से जो समंदर को ही एक तरह से इंजीनियर कर देते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को पावर देने वाला ये क्रूड ऑयल कोई जमीन के ठीक नीचे नहीं रखा है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर की तलहटी यानी सी बेड की मजबूत चट्टानों के भी बहुत गहरे अंदर फंसा होता है। अब इतने गहरे खजाने तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स गहराई और ज़रूरत के हिसाब से 3 अलग-अलग तरह के मेगा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जिसे सीधे सी बेड में गहराई तक मजबूती से गाड़ दिया जाता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये पानी की सतह पर तैरता जरूर है, लेकिन इसे विशालकाय एंकर्स की मदद से अपनी जगह पर बांध कर रखा जाता है। और तीसरा है FPSO। ये बेसिकली एक चलती फिरती फ्लोटिंग फैक्ट्री और गोदाम दोनों का काम करता है। इन ऑफशोर शहरों का साइज सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये 600 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। सोचिए, कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचे। यहाँ एक साथ 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उनके लिए बाकायदा हॉस्पिटल, हेलीपैड और जिम जैसी सारी सुविधाएं वहीं मौजूद होती हैं। आखिर ये लोग दिन रात 2400 घंटे महीनों तक समंदर के बीचों बीच लगातार काम जो करते हैं। खैर, अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर, यानी ड्रिलिंग। आखिर इतनी कठोर चट्टानों को काटकर तेल के उस भंडार तक पहुंचा कैसे जाता है? ये पूरी प्रोसेस डेरिक नाम के एक ऊंचे टावर से कंट्रोल होती है। सबसे पहले डायमंड या टंगस्टन कार्बाइड से बना एक बेहद तेज रोटरी ड्रिल चट्टानों को काटना शुरू करता है। इसके साथ ही एक खास तरह का ड्रिलिंग मड या कीचड़ नीचे भेजा जाता है। इसका काम है चट्टानों को ठंडा रखना, ड्रिल को चिकनाई देना और प्रेशर को कंट्रोल करना। इसी की मदद से ये ड्रिल समंदर, सीबेड और भूवैज्ञानिक परतों को चीरता हुआ 1000 से 5000 मीटर नीचे तक जाता है। सिर्फ एक कुएं की ड्रिलिंग में 60 से 100 दिन तक लग सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि कई बार एक ही प्लेटफॉर्म एक साथ 20 से 40 कुओं को अलग अलग एंगल्स पर ड्रिल कर रहा होता है। लेकिन रुकिए, तेल के भंडार तक पहुंचना कोई आम काम नहीं है। इसके साथ ही एक बेहद जानलेवा खतरा भी पैदा होता है, जिसे ब्लोआउट कहते हैं। होता यह है कि जमीन के अंदर का भारी दबाव तेल और गैस को पूरी तरह से बेकाबू करके बाहर फेंक सकता है। इस महाविनाश को रोकने के लिए BOP यानी ब्लोआउट प्रिवेंटर लगाया जाता है। ये एक विशाल वॉल्व सिस्टम है जिसे एक्सट्रीम इमरजेंसी में कुएं को पूरी तरह से सील करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर कभी ये बेहद क्रिटिकल सेफ्टी मैकेनिज्म फेल हो जाए तो नतीजे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। साल 2010 का डीप वाटर होराइजन हादसा इसी ब्लो आउट प्रिवेंटर के फेल होने का ही तो नतीजा था, जिसकी वजह से इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक घटी और समंदर में बड़े पैमाने पर तेल फैल गया। अब मान लेते हैं कि कुआं सफलतापूर्वक पूरा हो गया, तो इसके बाद बारी आती है एक्सट्रैक्शन की, यानी जमीन के नीचे छिपे इस खजाने को सतह पर खींचने की। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। शुरुआत में तेल को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जमीन के नीचे का जो एक्सट्रीम प्रेशर है ना, वो तेल को खुद ब खुद ऊपर की तरफ धकेलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कोका कोला की हिलाई हुई सीलबंद बॉटल को अचानक खोल दिया जाए।
हालांकि बाद में कभी-कभी सबमर्सिबल पंप्स या गैस इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन शुरुआती फ्लो तो इस फंसे हुए भारी दबाव की वजह से अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, कुएं से जो बाहर आता है वो एकदम प्योर क्रूड ऑयल नहीं होता। उसमें पानी, गैस, रेत और कई सारे केमिकल्स मिले होते हैं। तो इन्हें अलग कैसे करें? इसके लिए 3-फेज सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रम होता है जहां ग्रेविटी और प्रेशर अपना जादू दिखाते हैं। सबसे ऊपर गैस जमा होती है जिसे पाइप से भेज दिया जाता है या जला दिया जाता है। बीच वाले लेवल पर क्रूड ऑयल रहता है जिसे फिल्टर करके उसका तापमान कंट्रोल किया जाता है। और सबसे नीचे बचता है पानी, जिसे ट्रीटमेंट के बाद सुरक्षित रूप से वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। और क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा काम कितने बड़े स्केल पर होता है? सिर्फ एक मीडियम साइज का प्लेटफॉर्म हर एक दिन में, जी हाँ, हर दिन 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल तक प्रोसेस और प्रोड्यूस कर सकता है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला आंकड़ा है। तो इतना सारा तेल जो हर रोज निकल रहा है, वो जाता कहाँ है? जब तक इसे वापस जमीन पर ले जाने के लिए जहाज नहीं आते, तब तक इसे कहीं तो रखना होगा ना। बस यही एंट्री होती है FPSO की। ये कोई आम जहाज नहीं, बल्कि 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर एक तैरता हुआ महागोदाम है। इसमें 25 लाख बैरल तक तेल स्टोर किया जा सकता है। इस विशाल जहाज में खास टेम्परेचर कंट्रोल्ड टैंक और सेंसर्स लगे होते हैं जिन पर 2400 घंटे लगातार नजर रखी जाती है। ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो वो गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसे पंप करना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। आखिरकार इस पूरे सफर के सबसे अहम हिस्से की बारी आती है, उन समुद्री दैत्यों की जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को अपने कंधों पर ढोने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इन्हें कहते हैं VLCC, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। जरा इसके साइज के बारे में सोचिए, 330 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा, मतलब एक पूरा का पूरा छोटा मोहल्ला इसमें समा जाए। इतने विशालकाय जहाज को उस FPSO के करीब लाना बच्चों का खेल नहीं है। स्पीड, हवा की दिशा और लहरों के बारे में लगातार रेडियो पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की गई एक छोटी सी भी चूक एक भयानक और विनाशकारी विस्फोट में बदल सकती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है डॉकिंग का प्रोसेस, जहां मरीन पायलट्स को जहाज लगाने में 4 से 6 घंटे का वक्त लगता है ताकि कोई हादसा न हो जाए, मतलब एकदम सावधानी से काम होता है। लेकिन दूसरी तरफ है तेल ट्रांसफर करने की वो क्रूर यांत्रिक ताकत। 5000 हॉर्स पावर के पंप्स हर घंटे 50,000 बैरल यानी 80 लाख लीटर तेल को कार्गो होस के जरिए ट्रांसफर करते हैं। और इस भयंकर ट्रांसफर प्रोसेस में 24 से 48 घंटे तक का लंबा समय लग जाता है। अब इस महाकाय ट्रांसफर के दौरान ये दोनों विशाल जहाज समंदर की लहरों में बहकर एक दूसरे से अलग न हो जाएं, इसके लिए इन्हें बेहद मोटी और मजबूत स्टील की रस्सियों से बांधा जाता है। ये रस्सियां इतनी भारी होती हैं कि इसके सिर्फ 1 मीटर के टुकड़े का वजन ही 100 किलोग्राम तक होता है। सोचिए जरा। तो जब ये विशाल टैंकर तेल लेकर रिफाइनरी की ओर बढ़ता है ताकि हमारी दवाइयाँ, प्लास्टिक और ईंधन बन सकें, तो समंदर की सतह के नीचे छिपी इंसानों की इस अथाह मेहनत को नजरअंदाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। समंदर के बीचों बीच किए गए इस विशाल इंजीनियरिंग चमत्कार, पल पल मंडराते भयंकर खतरों और पानी में बहाए गए अरबों डॉलर्स को देखकर क्या ये सवाल जहन में नहीं आता कि हमारी रोजमर्रा की सुविधाजनक आधुनिक जिंदगी की असल कीमत आखिर है क्या? खैर, आज के लिए बस इतना ही। चीजों की गहराई में जाते रहिए और दुनिया को समझते रहिए।